हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेथी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपको आने वाले एई जेई एग्जाम्स के अंदर काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अगर ये आपका मेरे साथ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है तो पिछले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो उसे जल्दी से प्रेस कीजिए आगे भी ऐसी नॉलेज को गेन करने के लिए। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट लगेगी अगर आप इस वीडियो को डबल स्पीड पर भी देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि थिन लैमिनेशंस जो हम यूज़ करते हैं मशीन के अंदर वो किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर थिन लैमिनेशन जो हम यूज़ करते हैं वो उसके थ्रू हम रिड्यूस करते हैं एडी करंट लॉसेस को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, एडी करंट लॉसेस। थिन लैमिनेशन यूज़ करने की वजह से जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो उसका कम हो जाता है, और उस कम होने की वजह से एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि हिस्टेरेसिस लॉस को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हिस्टेरेसिस लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इज टू के एच, यानी कांस्टेंट एम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसकी पावर होगी 1.6 इंटू एफ। ये हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एफ़, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमें यहाँ पर दिख रहा है एफ़। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि डीसी मशीन के अंदर अगर 72 नंबर ऑफ़ कॉइल्स हैं, नंबर ऑफ़ कम्यूटेटर सेगमेंट कितने होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली पूछ लिए जाते हैं जेई एग्ज़ाम्स के अंदर। तो डीसी मशीन के केस के अंदर नंबर ऑफ़ कॉइल्स जो होती हैं, नंबर ऑफ़ कॉइल्स वो बराबर होती हैं नंबर ऑफ़ कम्यूटेटर सेगमेंट के। ये चीज़ कई लोगों को पता होगी पर कई लोगों के लिए ये नई इन्फॉर्मेशन होगी। तो सही आंसर होगा वो होगा 72, क्योंकि हमें 72 नंबर ऑफ़ कॉइल्स ही यहाँ पर गिवन है। तो आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक डीसी शंट मशीन को लेकर उसके रेजिस्टेंस और आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होंगी। तो जैसा कि रफ़ डायग्राम अगर मैं उसका बनाऊं तो यहाँ पर जैसे आर्मेचर कनेक्ट होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होगी इसके अंदर ही, और यहाँ पर इसके पैरेलल में ही शंट वाइंडिंग लगी होती है। पावर जो मशीन डिलीवर कर रही है वो डिपेंड करती है शंट करंट के ऊपर, यानी कि आई ए के ऊपर, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है आई ए से। पावर डिलीवर कर रही है ये डिपेंड करता है आई ए के ऊपर, यानी कि आई ए की वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम। अब आई ए की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए तो उसके लिए इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम। और जब भी अगर यहाँ पर करंट, अगर जैसे हम मोटर की बात करें और यहाँ पर वोल्टेज कुछ अप्लाइड वोल्टेज है भी, तो यहाँ से कुछ करंट भी आ रहा होगा। मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए यहाँ पर आई ए की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और वो कब होगी जब रेजिस्टेंस इसका मिनिमम होगा। तो इस केस में यहाँ पर जो शंट के अंदर करंट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, यानी कि इसका रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, हाई एंड लो, यानी कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू तो होनी चाहिए ज़्यादा, आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए कम। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी शंट जनरेटर को लेके उसकी शंट फील्ड को कंसिडर करें तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स और कंडक्टर्स के एरिया को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। यहाँ पर भी एक डैश था, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि शंट मोटर के अंदर जो शंट फील्ड होती है उसका रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा। अब जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट की वैल्यू होगी कम, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय एरिया होगा हमारा कम, क्योंकि हमें आर की वैल्यू बढ़ानी है ना यहाँ पे, और एल की वैल्यू होगी यहाँ पर ज़्यादा। अब जब यहाँ पर एल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न्स का तो आंसर होगा लार्ज। ये तो मैंने आपको समझा दिया है। अब जब करंट की वैल्यू कम होगी तो हम थिन रेजिस्टर्स यूज़ करेंगे और थिन कंडक्टर्स यूज़ करेंगे या थिक, क्योंकि करंट की रिक्वायरमेंट ही हमें कम है तो हम पतले वायर्स यूज़ करेंगे, यानी कि थिन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, लार्ज एंड थिन। आई होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा रिगार्डिंग द वाइंडिंग्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर्स एंड मोटर्स। इसी तरीके से मैंने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इंडक्शन मोटर के अंदर जब हम एयर गैप की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस के अंदर उसकी परमेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी हम एयर गैप की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, एयर गैप की वैल्यू को जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो उस वजह से हमारा रिलक्टेंस इंक्रीज़ होगा। अब जब रिलक्टेंस इंक्रीज़ होगा तो जितना फ्लक्स पहले प्रोड्यूस होता था उसी फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर हमें करंट की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, और इस करंट को यहाँ पर कहा जाता है मैग्नेटाइजिंग करंट। इस वैल्यू की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम स्मॉल गैप वाले इंडक्शन मोटर को प्रेफर करते हैं। अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू कम होती है। एयर गैप इंक्रीज़ करने की वजह से इसकी परमेबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाती है और इंडक्टेंस की वैल्यू भी यहाँ पर डिक्रीज़ कर जाएगी और लीकेज फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसलिए जो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि 3 फेज़ इंडक्शन मशीन जब वर्क करेगी एज ए इंडक्शन जनरेटर तो उस केस के अंदर उसका वैल्यू ऑफ स्लिप कितनी होगी। इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, जब भी मोटरिंग का केस होगा, मोटरिंग के केस के अंदर स्लिप हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और जब भी ब्रेकिंग का रीज़न होगा तो ब्रेकिंग के केस में हमेशा स्लिप ग्रेटर देन 1 होता है, और जब भी एज ए जनरेटर ये यूज़ होगा तो उस केस में स्लिप लेस देन 0 होता है, यानी कि नेगेटिव होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, नेगेटिव। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से मैंने पिछले वीडियोज़ में भी क्वेश्चंस के थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं और काफ़ी डेटा आपको नोट भी कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें आप प्लेस में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि इंडक्शन मोटर के अंदर जब हम ब्लॉक रोटर टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो उस केस में हम कौन से लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं। रोटर टेस्ट को हम एक नाम से और जानते हैं, वो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं सीरीज़ पैरामीटर्स। यहाँ पर सीरीज़ पैरामीटर्स कहने का मतलब है R1 एंड X1 अकॉर्डिंग टू इट्स इक्विवेलेंट डायग्राम। इसके अलावा हम वैल्यू निकालते हैं I2R की। अब यहाँ पर I2R क्या है, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, कॉपर लॉस। इसके अलावा आपको एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी है कि ओपन सर्किट के केस के अंदर, ओपन सर्किट केस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम निकालते हैं शंट पैरामीटर्स, शंट पैरामीटर्स, और दूसरा जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट लॉस। ये वो डेटा है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर एज इट इज़ पुट ऑन होता है एज अ क्वेश्चन। मैं इसी टाइप के रिलेटेबल क्वेश्चंस काफ़ी इंक्लूड करता हूँ अपने सेशंस के अंदर, तो आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर के केस में जो बैक ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है वो इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बैक ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस होता है आर्मेचर के अंदर। आर्मेचर के अंदर प्रोड्यूस किस वजह से होता है, बाय रोटर फ्लक्स। और ये अपोज किस चीज़ को करता है, वो करता है अपोज यहाँ पर ये करता है अप्लाइड वोल्टेज यानी वी को। तो ये 3 चीज़ें तो आपको इसके रिगार्डिंग यहाँ पर याद रखनी है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है रोटर के एक्साइटेशन के ऊपर, यानी कि डीसी एक्साइटेशन के ऊपर, क्योंकि जैसे ही हम एक्साइटेशन वोल्टेज को कम या ज़्यादा करेंगे तो उस वजह से उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। और जैसे ही वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी तो अपने आप बैक ईएमएफ के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये स्पीड और लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर ये एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक सिंक्रोनस जनरेटर को जब हम कनेक्ट करते हैं किसी भी इनफाइनाइट बस बार से, तो लैगिंग पावर फैक्टर के अंदर उसके अंदर फील्ड एक्साइटेशन की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखने में क्वेश्चन आपको बड़ा लग सकता है पर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बोलता हूँ आपको पता होना चाहिए वी ग्राफ। वी ग्राफ यहाँ पर बनता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर बनता है। इसका जो मिड पोर्शन होता है ये वाली लाइन कहलाती है, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन है। पीछे का पोर्शन के अंदर यहाँ पर ये लीड वाला पोर्शन होता है और इसके आगे होता है यहाँ पर लैगिंग कंडीशन। लीड वाला पोर्शन है वो होता है, ये कहलाता है अंडर एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेड। लैग वाला पोर्शन यहाँ पर कहलाता है ओवर एक्साइटेड। कई बार वी ग्राफ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि अगर हम फील्ड एक्साइटेशन की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो उस वजह से हमारा करंट इंक्रीज़ करेगा, और जब करंट इंक्रीज़ करेगा तो हम यहाँ पर जैसे कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि आर्मेचर करंट की वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी,
करंट डिलीवर्ड इंक्रीजेस। आई होप आप सभी को ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक सिंक्रोनस मोटर के लेके जो वी कर्व बनता है वो ग्राफ किन किन पैरामीटर्स के बीच में होता है। तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर जब भी हम वी कर्व बनाते हैं तो ये बनता है, इस पे होता है इसके अंदर आई ए एंड एक्स एक्सिस पर होता है आई एफ यानी कि फील्ड करंट, और ये कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पर इसकी शेप होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट। और इसी के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इन्वर्टेड वी कर्व जो बनता है, इन्वर्टेड वी कर्व जो बनता है वो बनता है पावर फैक्टर वर्सेस आई एफ यानी फील्ड करंट। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दो ट्रांसफार्मर जब ऑपरेट किए जाते हैं पैरेलल में और वो लोड शेयर कर रहे हैं उनके केवीए रेटिंग्स के प्रपोर्शन में, यानी केवीए रेटिंग्स के अकॉर्डिंग वो अपना लोड को शेयर कर रहे हैं। अब पहले ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमें दी गई है 500 केवीए और उसका जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो गिवन है 0.05 पर यूनिट। सेकंड ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमें 250 केवीए गिवन है, हमें निकालना है पर यूनिट इम्पीडेंस उसका। तो इसके लिए एक मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि पर यूनिट इम्पीडेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है केवीए रेटिंग के, और इसी चीज़ से हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। हम इसकी दो इक्वेशंस बना के इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ 1 अपॉन में पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, अभी केवीए रेटिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 के सामने आएगी 2 की केवीए रेटिंग ऑफ सेकंड, और 2 के सामने आएगी 1 की केवीए रेटिंग ऑफ 1। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमें वैल्यू निकालनी है पर यूनिट इम्पीडेंस 2 की। जब इसके इक्वल्स में हम फॉर्मूले को पुट आउट करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा पर यूनिट इम्पीडेंस 2 की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी पर यूनिट इम्पीडेंस 1 इंटू केवीए ऑफ फर्स्ट अपॉन में केवीए ऑफ सेकंड। और इसको जब हम ऊपर ले जाके मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पर हम केवीए ऑफ फर्स्ट लिख सकते हो जो हमें गिवन था केवीए में, और केवीए ऑफ सेकंड हम लिख सकते हैं 250 जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, और पर यूनिट इम्पीडेंस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था 0.05 पर यूनिट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0.05 पर यूनिट। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी 0.1 पर यूनिट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी 0.1। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी टाइप के छोटे न्यूमेरिकल्स आपको आपके आने वाले जेई और एई एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं, या मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो यूपीपीसीएल, जेई और एई एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ब्रीदर होता है उसके अंदर हम सिलिका जेल का यूज़ करते हैं, तो उस सिलिका जेल का कलर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ब्रीदर का होता क्या है। जब भी ऑयल कंजर्वेटर टैंक के अंदर नो लोड की कंडीशन होती है, तो उस केस में जो ऑयल का वॉल्यूम है वो हो जाता है डाउन, वो कम होगा। अब वो कम होगा, जैसे वॉल्यूम कम होगा तो एयर की रिक्वायरमेंट वहाँ पर बढ़ जाएगी, और एयर की रिक्वायरमेंट जब वहाँ पर बढ़ जाएगी तो बाहर से वो एयर लेगा, और बाहर की एयर के अंदर होता है मॉइस्चर प्रेजेंट, और उस मॉइस्चर से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट वगैरह हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है ब्रीदर, उसके अंदर यूज़ किया जाता है सिलिका जेल। वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पर बिना मॉइस्चर वाली एयर इसको प्रोवाइड करता है, और उसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू। यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ब्लू। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होप आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से एप्रिशिएशन मिलती है हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए। ओके, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। इनके अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक मशीन्स के अंदर जो हम लेमिनेशंस यूज़ करते हैं उनकी थिकनेस कितनी होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मशीन्स के अंदर जो हम स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। और उसका जो उसकी थिकनेस होती है वो बराबर होती है 0.5 to 5 mm। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। यहाँ पर जो प्रोसेस होता है
सभी लैमिनेशंस को चिपकाने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि कंबाइन कर देते हैं जो हम लैमिनेशंस को, वार्निश प्लस सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशंस प्लस फिर उसके ऊपर दोबारा वार्निश, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कोर स्टैगरिंग। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक क्वेश्चंस के थ्रू आपके काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। इसलिए वीडियोस के अंदर भी मैंने ऐसे ही हर क्वेश्चंस को समझाया है। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के अंदर जब हम उसे स्विच ऑन करते हैं तो उस केस में रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो यहाँ पर रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FR = S × F। स्लिप का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है NS - NR / NS। यहाँ पर NR है रोटर की स्पीड और NS है सिंक्रोनस स्पीड। तो जब हम मोटर को स्विच ऑन ही करते हैं उस इंस्टेंट पे स्लिप की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, क्योंकि जैसे ही हमने ऑन किया है तो उस केस में अभी मोटर ने चलना स्टार्ट नहीं किया है, बस हमने उसको प्लग को ऑन किया है। तो उस केस में जो NR होगा वो हो जाएगी 0, और जब वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो S की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी 1, और इस S की वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर हम S की वैल्यू को पुट करेंगे 1, तो जो FR है वो निकल कर आ जाएगी F के बराबर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा B, सेम एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एक ओवर एक्साइटेड या फिर अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर के अंदर जब भी हम लोड की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो उस केस में आर्मेचर करंट के ऊपर क्या चेंज आएगा। तो इसके लिए अभी जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर वी ग्राफ और इन्वर्टेड वी ग्राफ समझाया था, इसी को मैं यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर वी ग्राफ बनता है IA और IF के बीच में, जबकि इन्वर्टेड वी ग्राफ बनता है IF और पावर फैक्टर के बीच में। वी ग्राफ बनेगा वी शेप में और इन्वर्टेड ग्राफ इसका जस्ट अपोजिट बनेगा। ये जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन है यूनिटी पावर फैक्टर वाली लाइन, यानी cos y = 1। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, ये होता है लीडिंग और ये होता है लैगिंग। लैगिंग वाले पार्ट को हम ओवर एक्साइटेड के नाम से जानते हैं। ओवर एक्साइटेड वाले पार्ट होता है अंडर एक्साइटेड। अब हमसे दोनों के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि जब भी हम ओवर एक्साइटेड और अंडर एक्साइटेड दोनों के केस में लोड की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो उस केस के अंदर पावर फैक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कि यहाँ पर ये पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पर है, इस केस में यहाँ पर पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम है। अब इसके अंदर बोला गया है कि जब भी आप लोड की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, जब भी लोड की वैल्यू को आप अगर इंक्रीज़ करेंगे तो उस केस में IA की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, मतलब अंडर एक्साइटेड के केस में ग्राफ इस साइड बढ़ेगा और ओवर एक्साइटेड के केस में इस साइड बढ़ेगा। तो इसको जब हम इस ग्राफ से कंपेयर करेंगे तो इस केस में दोनों साइड में हमारा पावर फैक्टर डिक्रीज़ ही हो रहा है। ये आंसर होगा वो होगा B, लेस। यानी कि आप लोड को इंक्रीज़ करेंगे, चाहे अंडर एक्साइटेड में करो चाहे ओवर एक्साइटेड में करो, ओवरऑल तो पावर फैक्टर डाउन ही जाना है। कि आप इन दोनों में देख सकते हैं कि क्वेश्चंस आपके JEE एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी है, और मैं इसी टाइप के रिलेटेबल क्वेश्चंस इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ जितना हो सके। इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर बोला गया है कि जब 3 फेज़ लोड बहुत ज़्यादा स्मॉल हो और हम उसके अंदर 3 फेज़ ट्रांसफार्मर बैंक को यूज़ ना कर पाएँ तो उस केस में हम उसे कौन से कनेक्शन के अंदर कनेक्ट करते हैं। तो जब भी ये वाली कंडीशन होती है कि 3 फेज़ लोड बहुत ही स्मॉल हो और हम 3 फेज़ ट्रांसफार्मर बैंक वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं ओपन डेल्टा कनेक्शन। ओपन डेल्टा कनेक्शन यानी कि जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है वो अब वर्क करेगा 2 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर के साथ। एक नाम से और जाना जाता है, वो है VV कनेक्शन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा A, VV कनेक्शन। एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कम हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 57.77% ऑफ डेल्टा डेल्टा सिस्टम। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी हम स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे DC मोटर के अंदर तो उसको लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। मोटर के अंदर बैक EMF प्रोड्यूस होता है जो अपोज करता है
अप्लाइड वोल्टेज को। उस बैक ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ पर होता है ई बी इज इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए, और इसे एक फॉर्मूले के थ्रू और लिखा जाता है। ई बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन फाई के। यहाँ पर एन है स्पीड, यानी कि हम जब भी स्पीड की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो बैक ईएमएफ तो इंक्रीज़ होगा। ये चीज़ तो आपको यहाँ पर समझ में आ गई है। सेकंड फॉर्मूले के थ्रू करंट की वैल्यू को यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर आई ए की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी वी माइनस ई बी अपॉन में आर ए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब भी स्पीड की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ होगी तो बैक ईएमएफ की वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज़ होगी। और बैक ईएमएफ की वैल्यू जब आप इस सेकंड वाली इक्वेशन में इंक्रीज़ करेंगे, न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी कम, और न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो जाएगी, आर्मेचर करंट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी कम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि बैक ईएमएफ तो इंक्रीज़ करेगा पर लाइन करंट यहाँ पर डिक्रीज़ करेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया है। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे भी कई सेशंस लिए हैं, तो उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ये रहा आपके लिए आज का क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक शेवर्स के अंदर कौन सी मोटर यूज़ होती है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। और आगे भी नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमें ऐसे अप्रिशिएट करने के लिए, आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।